कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे एक प्राचीन सभ्यता के लोग जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस थे ने बड़े बड़े शहर बनाए। और फिर इतिहास में कहीं कहानी एक मोड़ लेती है। एक नए लोग, एक नई भाषा और एक नई संस्कृति प्रकट होती है जो एक ऐसी सभ्यता को जन्म देती है जो हजारों सालों तक भारत के इतिहास के दिल और आत्मा को आकार देती रही। लेकिन ये लोग कौन थे? क्या वे दूर देशों से आए थे या वे हमेशा से यहीं थे? ये सवाल भारत के सबसे पेचीदा ऐतिहासिक रहस्यों में से एक आर्यन माइग्रेशन डिबेट के केंद्र में है। आर्य आज भी इस शब्द से एंशिएंट वॉरियर्स, इलैबोरेट रिचुअल्स, चैरियट्स और संस्कृत जैसी ओल्ड लैंग्वेज की इमेज दिमाग में आती है। ऐसा माना जाता है आर्यों ने ही ऋग्वेद लिखा था, जो इंडियन हिस्ट्री का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। पर क्या आर्य हमेशा से भारत में ही रहे थे या फिर ये कहीं और से आए थे, अपने साथ नए बिलीफ्स, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल लेकर, जिसने इंडियन सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया? ये सवाल पिछले 100 से भी ज्यादा वर्षों से हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और स्कॉलर्स के बीच एक बड़ा हिस्टोरियोग्राफिकल इशू रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पॉपुलर थ्योरी की, जो है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि आर्य इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये लोग नॉर्थ के किसी रीजन से यहां आए थे। कई स्कॉलर्स इसे सेंट्रल एशिया से लिंक करते हैं। ये आइडिया सबसे पहले 19वीं सदी में वेस्टर्न स्कॉलर्स, स्पेसिफिकली जर्मन लिंग्विस्ट मैक्स म्यूलर ने प्रपोज किया था। म्यूलर का कहना था कि आर्य एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का हिस्सा थे जो सेंट्रल एशिया से यूरोप, पर्शिया और इंडिया तक माइग्रेट हुए थे। इस थ्योरी के हिसाब से लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग में आए। पर इसका एविडेंस क्या है? ये एविडेंस है संस्कृत और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश के बीच की लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। जैसे लैटिन का पेटर, संस्कृत का पितृ और इंग्लिश का फादर, सभी शब्द एक ही लिंग्विस्टिक रूट को शेयर करते हैं। ये लिंग्विस्टिक एविडेंस काफी स्ट्रॉन्ग था और एक शेयर्ड ओरिजिन का सिग्नल देता था। पर यह थ्योरी सिर्फ लैंग्वेज पर बेस्ड ही नहीं है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि आर्यों के अराइवल के समय के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1900 ईसा पूर्व के आसपास रहस्यमय ढंग से पतन की ओर बढ़ने लगे थे। क्या ये पॉसिबल है कि नए लोगों के आने से एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन में खलल पड़ गया था? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्य अपने घोड़ों से चलने वाले रथों, लोहे के औजारों और हथियारों और एक नए तरह के सोशल स्ट्रक्चर के साथ सिंधु घाटी के लोगों को कॉन्कर या डिस्प्लेस करने में कामयाब रहे। लेकिन सब लोग इस व्यू से अग्री नहीं करते। कई इंडियन स्कॉलर्स का मानना है कि आर्य कहीं और से नहीं आए थे, बल्कि वे भारत के मूल निवासी थे। इंडिजिनस आर्यन थ्योरी के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि आर्य इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही इवॉल्व हुए थे और ऋग्वैदिक सभ्यता नेचुरल डेवलपमेंट का एक रिजल्ट था, बिना किसी माइग्रेशन के। उनका कहना है कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में समानताएं माइग्रेशन की बजाय कल्चरल एक्सचेंज की वजह से भी हो सकती हैं। इस थ्योरी के फेवर में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट आता है वेदों से। इन एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आर्य कहीं और से आए, बल्कि ऋग्वेद सरस्वती जैसी नदियों का जिक्र करता है जो कुछ लोग मानते हैं कि भारत में ही थी। और इसके विषय में हाल में मिले ज्योग्राफिकल मार्कर्स भी इंडियन ज्योग्राफी से क्लोजली मैच होते हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन का आर्यों के अराइवल से कोई लेना देना नहीं था।
बल्कि क्लाइमेट चेंज या रिवर शिफ्ट जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के रीजंस हो सकते हैं, बिना किसी माइग्रेशन इवेंट के। इस डिबेट को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं रीसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और जेनेटिक स्टडीज, जो नए क्वेश्चंस रेज करती हैं। जेनेटिक साइंस में हुई हाल की प्रगति, खास तौर पर एंशिएंट डीएनए या एडीएनए स्टडीज ने आर्यन माइग्रेशन डिबेट में नए दृष्टिकोण इंट्रोड्यूस किए हैं। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के प्राचीन मानवीय अवशेषों के डीएनए का एनालिसिस करके साइंटिस्ट को पिछले हजारों वर्षों में हुए ह्यूमन पॉपुलेशंस के मूवमेंट्स और माइग्रेशंस के बारे में बिल्कुल नए इंसाइट्स मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो मॉडर्न साइंटिस्ट एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि क्या जेनेटिक एविडेंस ये डिटरमाइन कर सकता है कि आर्य भारत में कहीं और से आए थे या यहीं के नेटिव्स थे। रीसेंट स्टडीज एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी को रिवील करती हैं, जो न ट्रेडिशनल माइग्रेशन मॉडल को फुली सपोर्ट करती है और ना ही एक्सक्लूसिव इंडिजिनस थ्योरी को। ये कुछ मिडिल ग्राउंड का इंडिकेशन देती हैं, यानी ग्रेजुअल माइग्रेशन और इंटीग्रेशन का। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक 2019 में प्रकाशित हुआ था, जिसकी अगुवाई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने किया था। इस अध्ययन में यूरेशिया के लगभग 523 प्राचीन व्यक्तियों के एंशिएंट डीएनए की जांच की गई, जिसमें भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के राखीगढ़ी नाम के स्थल से प्राप्त प्राचीन कंकाल भी शामिल हैं। इनकी फाइंडिंग्स ने कुछ दिलचस्प विवरण सामने रखे। इस स्टडी की एक मुख्य बात भारतीय जीन पूल में स्टेपी एंसेस्ट्री नामक एक जेनेटिक कंपोनेंट का होना थी। ये एंसेस्ट्री यूरेशियन स्टेपी रीजन की आबादी से निकटता से संबंधित है, विशेष रूप से मध्य एशिया की एंड्रोनोवो और शिंटाष्टा संस्कृतियों से, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व की हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्टेपी एंसेस्ट्री अक्सर इंडो यूरोपीय भाषाओं के प्रसार से जुड़ा हुआ है, जिसमें संस्कृत के शुरुआती रूप भी शामिल हैं। ये जेनेटिक लिंक बताता है कि स्टेपी के लोग वास्तव में सेकंड मिलेनियम ईसा पूर्व के दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए होंगे, लगभग उसी समय जब वैदिक संस्कृति उभरी थी। आधुनिक समय में उत्तर भारतीय और मध्य एशियाई आबादी में स्टेपी एंसेस्ट्री सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देती है और इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पारंपरिक रूप से पुरोहित और योद्धा वर्गों जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों से जुड़े ग्रुप्स में है। ये एविडेंस स्टेपी रीजन से लोगों के बहुत लंबे समय में होने वाले माइग्रेशन की ओर इशारा करता है, जो सडन माइग्रेशन या इन्वेजन के माध्यम की बजाय कई पीढ़ियों के दौरान मल्टीपल वेव्स में हुआ था। ये प्रवासी या माइग्रेंट्स पॉसिबली मौजूदा आबादी के साथ मर्ज होते गए, जिससे कंप्लीट रिप्लेसमेंट की बजाय जेनेटिक और कल्चरल ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर राखीगढ़ी एडीएनए एनालिसिस से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की आबादी में कोई भी स्टेपी एंसेस्ट्री नहीं थी। इसकी बजाय उनकी जेनेटिक प्रोफाइल दक्षिण एशियाई हंटर गैदरर एंसेस्ट्री और ईरानी पठार से जुड़ी एक एंशिएंट लीनिएज का एक मिला जुला रूप थी। इस निरंतरता का मतलब है कि सिंधु घाटी के लोगों की स्टेपी माइग्रेंट्स के पॉसिबल अराइवल से बहुत पहले ही एक अलग जेनेटिक आइडेंटिटी थी। इसके अलावा ये जेनेटिक सिग्नेचर आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों में मौजूद है, विशेष रूप से दक्षिण भारत की आबादी में, जो ये इशारा करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जेनेटिक विरासत के कुछ हिस्से स्टेपी इन्फ्लुएंस से अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते रहे। खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक भारतीय आबादी में एक एंसेस्ट्री ग्रेडियंट दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में रहने वालों में स्टेपी, ईरानियन रिलेटेड और इंडिजिनस साउथ एशियन एंसेस्ट्रीज का मिश्रण है, जबकि दक्षिण भारतीय आबादी में स्टेपी का बहुत कम प्रभाव है। ये एंसेस्ट्री ग्रेडियंट बड़े पैमाने पर रिप्लेसमेंट की बजाय
धीरे धीरे होने वाले सांस्कृतिक फैलाव और इंटरैक्शन के विचार से निकटता से मेल खाता है। ऐसा विवरण दर्शाता है कि स्टेपी एंसेस्ट्री कई वेव्स में हुए माइग्रेशन से भारत में पहुंची और मौजूदा जीन पूल के साथ मिक्स हो गई, जिसने वैदिक और बाद के भारतीय समाज में दिखाई देने वाली कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी में योगदान दिया। आर्यन डिबेट में मवेशियों और घोड़ों जैसे जानवरों की भूमिका का पता लगाने के लिए जेनेटिक स्टडीज का भी उपयोग किया गया है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि आर्यों ने भारत में घोड़ों और कुछ मवेशियों की नस्लों को इंट्रोड्यूस किया, जो वैदिक रिचुअल्स और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। जबकि जानवरों के अवशेषों पर एंशिएंट डीएनए रिसर्च ने इस अवधि के आसपास मध्य एशियाई घोड़ों की नस्लों के भारत पहुंचने के एविडेंस दिखाए हैं, वही मवेशियों यानी कैटल के जेनेटिक्स पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पालतू मवेशियों की दक्षिण एशियाई जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं, जो संभावित रूप से उन्हें पहले की हड़प्पा संस्कृति से जोड़ती हैं। तो ये जेनेटिक एविडेंस हमें आर्यन माइग्रेशन डिबेट के बारे में क्या बताता है? लेटेस्ट स्टडीज एक मिडिल ग्राउंड हाइपोथेसिस का समर्थन करते दिखाई देते हैं, जिसे अक्सर आर्यन माइग्रेशन मॉडल या कल्चरल डिफ्यूजन मॉडल कहा जाता है। इस व्यू के अनुसार आर्यंस विजय या आक्रमण की एक बड़ी लहर में नहीं, बल्कि कई शताब्दियों में छोटे छोटे समूहों में आए थे। ये समूह यूरेशियन स्टेपी से आए थे, अपनी भाषा, धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति को साथ लेकर, जो धीरे धीरे मौजूदा दक्षिण एशियाई सभ्यताओं के साथ घुल मिल गए। इंडिजिनस आबादी को डिस्प्लेस करने की बजाय वे उनके साथ इंटीग्रेट हो गए, जिससे एक मिक्स्ड और लेयर्ड सांस्कृतिक विरासत बन गई। ये व्याख्या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक दक्षिण एशियाई, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय लोगों तक निरंतरता दिखाने वाले और उत्तर भारत में स्टेपी एंसेस्ट्री की शुरुआत दिखाने वाले जेनेटिक एविडेंस के साथ मेल खाती है। जेनेटिक एविडेंस सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल तक कल्चरल ट्रांजिशन पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी देते हैं। सडन कोलैप्स के बाद एक पूरी तरह से नई संस्कृति की बजाय हम एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन को देख रहे हैं, जहां नए विचार और रीति रिवाज, जैसे कि जो वेदों में दिए गए हैं, लोकल ट्रेडिशंस के साथ मर्ज हो गए। उदाहरण के लिए हो सकता है कि ऋग्वेद स्थानीय मान्यताओं और स्टेपी माइग्रेंट्स के प्रभाव दोनों को दर्शाता हो, जिनके फ्यूजन ने उस नींव को रखा जिसे हम अब वैदिक संस्कृति मानते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अकेले जेनेटिक्स हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती, जबकि एंशिएंट डीएनए लोगों और उनके माइग्रेशंस के बारे में सुराग प्रदान करता है, वहीं ये हमें सटीक ढंग से ये नहीं बता सकता कि ये माइग्रेशंस, कल्चरल एक्सचेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स या कोऑपरेशन किस तरह से हुए थे। जेनेटिक एविडेंस हमें तस्वीर का एक हिस्सा दिखाता है, लेकिन हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी भी आर्यन क्वेश्चन के ब्रॉडर नैरेटिव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में जेनेटिक फाइंडिंग्स ने आर्यन माइग्रेशन डिबेट में गहराई की एक नई परत जोड़ दी है। ये एविडेंस बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की जड़ें यहीं की हैं और बाहरी संस्कृतियों के साथ इंटरैक्शन से समृद्ध हुई हैं, जो कंटिन्यूटी और चेंज का एक अनूठा मिक्स बनाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स हेरिटेज आर्यों के पीछे की असली कहानी हो सकती है। इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन और एक डायनामिक और डाइवर्स सिविलाइजेशन के निर्माण की कहानी, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है। इस पहेली का एक दिलचस्प हिस्सा सरस्वती नदी से जुड़ा है, जिसका उल्लेख अक्सर ऋग्वेद में आर्य भूमि से होकर बहने वाली एक विशाल नदी के रूप में किया गया है। कई वर्षों तक विद्वानों ने माना कि यह नदी एक मिथक थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये आधुनिक मानचित्रों पर नहीं पाई जाती है। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल रिसर्च ने उत्तर पश्चिमी भारत में एक सूखी हुई नदी के एग्जिस्टेंस का इंडिकेशन दिया है, जिसे कुछ लोग वेदों में डिस्क्राइब्ड सरस्वती नदी के रूप में पहचानते हैं। अगर आर्यों ने इस नदी को अपनी मातृभूमि के रूप में बताया है,
तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वे वास्तव में इसी क्षेत्र के मूल निवासी थे? इंडिजिनस आर्यन थ्योरी के समर्थक सरस्वती को इस बात का सबूत बताते हैं कि वैदिक संस्कृति यहीं भारत में विकसित हुई थी। आलोचकों का तर्क यह है कि हो सकता है आर्यों ने आगमन पर लोकल ज्योग्राफिकल नॉलेज को अपना लिया। तो इस तरह से एक बार फिर बहस एक चौराहे पर आ गई है। हाल के दशकों में इस बहस ने नए डायमेंशंस लिए हैं। अब ये सिर्फ ऐतिहासिक या भाषाई सवाल नहीं रह गया है, ये पहचान, राष्ट्रवाद और यहाँ तक कि राजनीति का मामला बन गया है। कुछ लोगों के लिए ये विचार कि आर्य स्वदेशी थे गर्व की बात है, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की जड़ों को सीधे उसके आधुनिक वंशजों से जोड़ता है। वे इंडिजिनस आर्यन थ्योरी को कंटिन्यूअस अनब्रोकन कल्चरल हेरिटेज को स्थापित करने के तरीके के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर अन्य लोग तर्क देते हैं कि इतिहास को विचारधारा पर नहीं बल्कि साक्ष्य पर आधारित रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि माइग्रेशन थ्योरी को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण भाषाई और पुरातात्विक डेटा को अनदेखा करने के बराबर है। इसके अलावा आर्यन बहस सिर्फ एक भारतीय सवाल नहीं है, ये एंशिएंट माइग्रेशंस, भाषाओं के प्रसार और संस्कृतियों के आदान प्रदान के बारे में एक बड़े ग्लोबल डिस्कोर्स का हिस्सा है। ये हमें अपनी उत्पत्ति यानी ओरिजिन्स और वाइडर वर्ल्ड के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचने की चुनौती देता है। तो क्या आर्य भारत में आकर बसे थे या वे हमेशा से यहाँ थे? सच तो ये है कि हम कभी भी पूरी तरह से निश्चितता के साथ ये नहीं जान सकते, लेकिन शायद असली सबक एक या दूसरी थ्योरी को चुनने में नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को पहचानने में है। एक पल के लिए कल्पना करें, अगर आर्य वास्तव में माइग्रेंट्स थे तो भारत में उनकी यात्रा और इंटीग्रेशन एक अविश्वसनीय कल्चरल सिंथेसिस का उदाहरण देता है। अगर वे स्वदेशी थे तो उनकी निरंतरता एक स्थायी सभ्यता को दर्शाती है जो अपने अनूठे वातावरण में विकसित हुई। किसी भी तरह से आर्यन डिबेट हमें भारत के इतिहास की रिचनेस की याद दिलाती है, जो कई धागों से बुनी गई एक ताने बाने की कहानी है। माइग्रेशन, एक्सचेंज, एडेप्टेशन, इन सभी ताकतों ने समय के साथ सभ्यताओं को आकार दिया है। जैसा कि कहा जाता है, इतिहास सिर्फ तथ्यों का जमावड़ा नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसके सुनाए जाने, फिर से सुनाए जाने और सवाल किए जाने का इंतजार है। और कभी कभी सवाल खुद उतना ही खुलासा कर देते हैं जितना कि जवाब। चाहे आर्य दूर से आए हों या हमेशा से यहाँ रहे हों, उनकी विरासत भारत की कहानी का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसी कहानी जो प्रेरित करती है और कौतूहल पैदा करती है। इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतीत की और भी दिलचस्प कहानियों से अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही फिर मिलते हैं।